नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। देश भर में असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरे की धूम। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दिल्ली में रावण दहन कार्यक्रम में शिरकत की। मारा तीर, धू धू कर जला रावण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ने 14 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से 48 घंटे की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा। आपात सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं रहेंगी बंद। मुंबई में अजीत पवार के एनसीपी गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या की। गोली मारने के पीछे का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोल, विवादित बयान पर भाजपा का पलटवार। कहा, आतंकियों का समर्थन करने वाले नहीं दे उपदेश, विभाजनकारी राजनीति छोड़ सकारात्मक सियासत करने की दी सलाह। सत्रह अक्टूबर को लगातार तीसरी बार हरियाणा में बनेगी भाजपा सरकार। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल और राज्य प्रभारी के साथ अहम बैठक। और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के जनसंपर्क कार्यालय के पास बांद्रा ईस्ट में हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुंबई पुलिस के अनुसार बाबा सिद्दीकी को तुरंत घायल अवस्था में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने हमले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन गोली चलाने के पीछे का मकसद अब भी स्पष्ट नहीं है। तो ये बड़ी खबर मुंबई से, और इस मामले में मुंबई से बात करते हैं हमारे सहयोगी शिशिर शलार से। शिशिर, जैसे कि हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, समझना चाहेंगे कि जिस वक्त ये गोली लगी, किन हालातों में गोली लगी, क्या इसकी कोई जानकारी सामने आई है, कोई फुटेज सामने आया है क्या? देखिए, इसके बारे में कोई फुटेज सामने नहीं आया, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमें इस वक्त जो मिल पा रही है वो ये थी कि आज शाम से जो है बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के पास जो इलाका बांद्रा ईस्ट का इलाका है, निर्मल नगर का इलाका है जी, जहाँ पर ये पूरी घटना घटी थी, जहाँ पर कुछ अज्ञात जो है बाबा सिद्दीकी पर जो है फायरिंग की। इस फायरिंग में बाबा सिद्दीकी गोली भी लगी। इसके बाद जल्दी ही उनको जो नजदीकी अस्पताल है, लीलावती अस्पताल, वहाँ पर भर्ती कराया गया था। और भर्ती कराने के बाद कुछ ही मिनटों बाद ये खबर सामने आई है कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी है। हालांकि इस बारे में पुलिस ने, जैसे मैंने कहा, कि तफ्तीश शुरू कर दी है कि हालांकि ये पूरी घटना की वो टीम पर गोली क्यों चलाई गई, इसके पीछे का क्या कारण है, इस सभी पर इस वक्त मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जैसे हमको पता चला, ये खबर जो सामने आई, जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो उन पर CPR किया गया, जो प्राथमिक उपचार है वो उन पर शुरू कराया गया है डॉक्टर द्वारा। और उसके बाद अब ये जानकारी सामने आई कि बाबा सिद्दीकी जो है वो मौत हो चुकी है। हालांकि उनके साथ कुछ लोग भी थे और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो उनके साथ थे वो भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जी, की तरफ से क्या, एनसीपी गुट की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? देखिए, हालांकि अब तक एनसीपी गुट के जो नेता है वो इस वक्त अस्पताल पहुंच रहे हैं और एनसीपी क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है वो भी इस वक्त लीलावती अस्पताल पहुंचे हैं। बाबा सिद्दीकी की बात करें तो एक लंबा करियर रहा है उसका राजनीति में। 3 बार वो विधायक रह चुके, 1 बार राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र पार्टी में उनके संबंध काफी अच्छे थे और इसीलिए चाहे तो बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस हो या फिर एनसीपी के नेता हो, इस वक्त लीलावती अस्पताल पहुंच रहे हैं। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी भी वहाँ पर मौजूद है। इस वक्त महाराष्ट्र में विधायक भी है, बांद्रा ईस्ट से भी विधायक है। हालांकि अब जैसे कह रहे हैं कि कोई आधिकारिक बयान एनसीपी की तरफ से अब इस वक्त नहीं आया। हालांकि कुछ प्रतिक्रिया जरूर सामने आई है। जिस प्रकार से ये दुखद घटना हुई है तो एनसीपी के नेता जो है उससे काफी आहत है कि कल ही एनसीपी नेताओं के साथ बाबा सिद्दीकी को देखा गया था, जब देखा कि अजीत पवार गुट में जो है
एक्टर सयाजी शिंदे जो है वो शामिल हुए थे इस कार्यक्रम में। बाबा सिद्दीकी भी मौजूद थे और बाकी अन्य एनसीपी नेता भी मौजूद थे। जब उनसे आखिरी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस वक्त विधानसभा की तैयारी पूरे जोरों शोरों से है और इस चुनाव के लिए वो पूरी तरह तैयार है। ये उनकी बातचीत जब हम कल से बात कर रहे थे कार्यक्रम के दौरान जब हम मिले थे तो उन्होंने बात करी थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी शिशिर शलार जानकारी दे रहे थे बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर जिस तरीके से हत्या कर दी गई है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि हमलावर कौन थे और ये जो गोली मारी गई इसके पीछे की क्या कहानी है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के माधवदास पार्क में विजयादशमी उत्सव में शिरकत की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक रामलीला के मंचन का अवलोकन भी किया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने रामलीला में भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान के किरदार निभा रहे कलाकारों की तिलक आरती की, साथ ही उन पर पुष्प न्यौछावर किए। विजयादशमी उत्सव में बुराई पर अच्छाई की विजय के संदेश के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। पूरे भारत में विजयादशमी उत्सव धूमधाम से मनाया गया और उसी की तस्वीरें हम आपको बता रहे थे। साथ ही विजयादशमी का त्यौहार जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्य के 100वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है और इस अवसर पर जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपना संबोधन दिया तो देश और व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर उन्होंने अपनी बात रखी। मोहन भागवत का विजयादशमी पर संबोधन समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने के संदेश पर आधारित रहा। भागवत ने जोर देकर कहा कि वंचित वर्गों का साथ सुनिश्चित करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि अलग अलग समूहों की पहचान में बंध कर महापुरुषों तक का बंटवारा कर लिया जाता है। उन्होंने एक स्वस्थ और सशक्त समाज के लिए सामाजिक सौहार्द और विभिन्न वर्गों के बीच सद्भावना को पहली शर्त बताया। समाज के स्वस्थ स्थिति की पहली शर्त है सामाजिक समरसता और सद्भावना। इसके बिना संगठन संभव नहीं। कुछ प्रतीकात्मक कार्यक्रम कर लिए तो समरसता सद्भावना नहीं आती है। व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर काम करना पड़ता है। ये विषमता इतनी विचित्र हो गई कि हमने अपने संतों को, देवों को, सबको बांट लिया। वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि बस्ती में ही क्यों हो? वाल्मीकि ने रामायण तो पूरे हिंदू समाज के लिए लिखा, तो भगवान वाल्मीकि की जयंती सब मिलकर मनाए। सरसंघचालक ने अपने संबोधन में महिला सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से रेखांकित करते हुए कोलकाता रेप मर्डर कांड पर भी चर्चा की। इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए अपराधियों और सत्ता की सांठ-गांठ को कसूरवार करार दिया। कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना। वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति फैली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है उसके ये परिणाम है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता की गूंज भी मोहन भागवत के संबोधन में सुनाई दी। भागवत ने कहा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा दोहराई गई है। बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। इस अवसर पर नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। पद्म भूषण और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्र सेवा में समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अविरल यात्रा के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर समस्त स्वयंसेवकों को मेरी हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मां भारती के लिए ये संकल्प और समर्पण देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ ही विकसित भारत को साकार करने में भी नई ऊर्जा भरने वाला है। आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर माननीय सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी का उद्बोधन जरूर सुनना चाहिए।
विजयादशमी का पर्व आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के पर्व दशहरा पर देश भर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक विजयादशमी की धूम रही। कैसे, दिखाते हैं आपको। दशहरे का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया गया। यह दिन बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। भगवान राम ने दशमी के दिन ही रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसके प्रतीक के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन का कार्यक्रम पारंपरिक आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। चंडीगढ़ में विजयादशमी के अवसर पर रावण का पुतला दहन किया गया। वहीं पंचकुला में भी रावण दहन का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। देहरादून में भी रावण दहन का आयोजन किया गया। पटना के प्रसिद्ध गांधी मैदान में भी बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में रावण दहन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना दशहरा समारोह में शामिल हुए। वहीं रांची में रावण दहन का आयोजन किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा में विजयादशमी के अवसर पर असत्य पर सत्य के जीत में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया गया। वहीं जम्मू में विजयादशमी के अवसर पर परेड ग्राउंड में रावण का पुतला जलाया गया। श्रीनगर के एसके स्टेडियम में भी रावण का 30 फुट ऊंचा पुतला दहन किया गया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी उपस्थित रहे। कर्नाटक के मैसूर में दशहरे का त्योहार कुछ अलग ही ढंग से मनाया जाता है। यहाँ न राम होते हैं, न ही रावण का पुतला जलाया जाता है, बल्कि देवी चामुंडा के राक्षस महिषासुर का वध करने पर धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है। सोने चांदी से सजे हाथियों का काफिला मैसूर राजमहल से निकला। दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव है। यह हमें ईमानदारी और सच्चाई के मूल्यों के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। दशहरा भगवान राम के जीवन और उनके कार्यों से दिखाए गए धार्मिक और सैद्धांतिक मार्ग का उत्सव है। ये पर्व अच्छाई और सद्भाव को बढ़ावा देने का मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग को अनिवार्य किए जाने और दर्शनार्थियों की संख्या सीमित किए जाने के फैसले को विरोध के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि सरकार ने सबरीमाला तीर्थ यात्रा पर जो अनावश्यक नियंत्रण लगाया है वो अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि तीर्थयात्रियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, न कि उन्हें नियंत्रित करें। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग को अनिवार्य किया है। साथ ही प्रतिदिन दर्शनार्थियों की संख्या को 80,000 तक सीमित कर दिया गया है। हालांकि त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड ने नई व्यवस्था में दर्शन का समय बढ़ाकर एक दिन में 16 घंटे कर दिया है। वहीं विपक्ष भी इस फैसले का विरोध कर रहा है। विपक्षी नेता वीडी सतीसन ने सरकार से स्पॉट बुकिंग को लेकर फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने केंद्र सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। Kerala Assembly and the members of the Assembly are known to have such activities and taking time out and spending the taxpayers' money on futile matters. They had earlier passed a resolution for freeing Abdul Nasser Madani from the jail, who was convicted, who was under jail for anti-national activities. They had passed a resolution against CA, which is an authority under the, which is an activity, which is a law-making authority of the parliament. Now, the state government and the people, the opposition feels that they can mislead the people by passing resolutions. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजयादशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर की शोभा यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि छुआछूत को दूर कर एकजुट रहेंगे तो खुद की और राष्ट्र की भी सुरक्षा कर सकेंगे।
ये दायित्व बनता है, हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं। मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए, छुआछूत और स्पृश्यता से दूरी बनाइए, समाज को एकजुट करिए, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। विजयदशमी के अवसर पर दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ में विश्व में शांति स्थापित करने की भावना के साथ 114 यज्ञ कुंडों की पवित्र आहुतियां दी गई। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। इस समारोह में कई वरिष्ठ साधु संत भी मौजूद रहे। शांति शांति। शुभ तिथि पर सैकड़ों लोग इस महायज्ञ में जुड़कर विश्व में शांति बढ़े, परस्पर सौहार्द भाव और प्रेम बढ़े, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे गुरु परम पूज्य महान स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से यह यज्ञ हर वर्ष दशहरा या विजयदशमी वाले दिन किया जाता है। स्वामीनारायण अक्षरधाम में विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया है। अत्र तत्र सर्वत्र सभी प्रकार से शांति रहे, इस शुभ आशय से यह विशालकाय यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी हरिभक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस को एक उत्सव के रूप में शानदार ढंग से मनाया गया। भारत के अलग अलग राज्यों और दुनिया भर से आए बौद्ध अनुयायियों में उत्सुकता का माहौल देखने को मिला। वहीं कई अनुयायियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर नैतिकता, समानता, बंधुत्व, न्याय को अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी विजयदशमी के दिन ही 1956 में नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा बौद्ध धर्म से जुड़े अनुयायियों ने। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आए, वो जाति से ग्रस्त थे, एक इंसान होकर इंसानों के बीच में दीवारें थी, क्योंकि प्राणी से भी ज्यादा, पशु से भी बेहतर इनका जीवन था। क्यों कुत्ते, बिल्ली, सुअर और भैंसे भी पानी में बैठ सकते, उसमें छू नहीं सकते थे। यह स्थिति थी, कपड़े पहनने का या कुछ कार्य करने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब को अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जब रेजिमेंट बनाया, महारेजिमेंट, उनके फादर सूबेदार बने और उनके बाद में उन्होंने पढ़ने का अधिकार मिला। और वो सयाजीराव गायकवाड़ जी वगैरह थे, साहू महाराज जी, उन्होंने वजीफा देकर बाहर पढ़ने के लिए भेजा। उन्होंने बहुत सारी डिग्रियाँ ली, यानी LLB 12-8 लाख तक, MA बहुत सारी उन्होंने, इकोनॉमिक से आपको रुपीज़, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, ये भी उन्होंने दिया, रिजर्व बैंक उन्होंने दिया। तो ये सब बातें बाबा साहब ने की। यहाँ RBM के 5000 सदस्य आ रहे हैं दीक्षा भूमि में यहाँ देखने के लिए और दीक्षा लेने के लिए। फंडामेंटल राइट्स हैं, बाबा साहब के ही देन है, अदरवाइज़ तो कहीं पे था भी नहीं। हम अनटचेबल, ये वो सब, इनको किसी को कुछ कोई राइट ही नहीं था। तो इक्वलिटी जब कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है तभी बराबर उठ पाए हैं छोटे छोटे आदमी। खास दिन का मैं तो बहुत दिनों से साहब बड़ी इच्छा थी आने की, बस हो गया, मेरा पेट टूटा है। जब भी मैं रुका नहीं, घर वालों ने मना किया, मैं तो जाऊँगा। मैं आया, उनकी देख देख के मैं तो अब कहने के लिए क्या रखा है, मैं उनकी बखान तो कर नहीं सकता, वो तो महान है। बस उन्होंने तीन ही बातें सिखाई कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये तीन चीजें नहीं होंगी तो आप आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। मुझे यहाँ आने पर इतना गौरव महसूस हो रहा है, शायद किसी को महसूस न हुआ होगा। और मैं ये जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले आया हूँ, मैं यहाँ बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और यहाँ के लोग बहुत अच्छे मुझे लगते हैं। मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम। मिशन को, जो अधूरा मिशन है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश, कोई प्रयास में है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमें। हमने अच्छे बाबा साहब के पथ पर चलना है। हमें महिलाओं के लिए खासकर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। आज जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, खड़े हैं, उन्हीं की देन है। बाबा साहब की पावन धरती पर हम बार बार कोटि कोटि नमन करती हूँ कि हम सब लोग ऐसे ही हमारे लोगों के साथ उमंग बनी रहे और हम इस पावन धरती पर हमेशा आते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। हर साल आता हूँ क्योंकि
मेरा दलित समाज एक यहाँ हमारे बाबा ने उसके बेटे को खोके उन्होंने हमारे को इतना अन्नदान दिया, हमारे को इतना स्वेच्छा दिया, हमारे बहनों को इतना ये दिया बोल के हमारे को ये आंसू बहकाती है। मगर उसको हम बाबा को कोटि कोटि हमारा प्रणाम कभी भी रहेगा और भी रहेगा, मरे तक भी रहेगा। बाबा साहब शिक्षा के लिए जो उन्होंने बोला है, तो हम शिक्षा को लाने के बाद ही, उनके अमल करने के बाद ही हम अपने जॉब भी करते हैं और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोलकाता में हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों के समर्थन के लिए फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन मैदान में आ गया है। जूनियर डॉक्टर की अनसुनी और बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए फीमा ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ने 14 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से 48 घंटे की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इस दौरान आपात सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। हड़ताल में सभी सरकारी और निजी संस्थान में काम कर रहे चिकित्सक हिस्सा लेंगे। फीमा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि हड़ताल की अवधि सरकार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। यदि सरकार समय पर प्रतिक्रिया देती है तो सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। अनदेखी की स्थिति में हड़ताल को आगे बढ़ाया जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के ढाका में तांती बाजार में पूजा मंडप पर हमले और जोगेश्वरी काली मंदिर में चोरी की घटनाओं की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में मंदिरों और देवताओं को अपवित्र करने और नुकसान पहुंचाने का एक पैटर्न देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को खासकर इस शुभ त्योहार के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। खड़गे के विवादित बयान की निंदा करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग ही दूसरों को उपदेश देते हैं। जिंदगी भर हमने तो देखा नहीं कि क्या जो लोग आतंकवादी को साथ देते हैं और वही दूसरे को कहते हैं। अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। भाजपा पर कांग्रेस अध्यक्ष के दिए गए विवादित बयान पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने तीखी प्रतिक्रिया की है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के साथ कोई भी नहीं खड़ा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से विभाजनकारी राजनीति की बजाय सकारात्मक राजनीति करने की बात कही। खड़गे जी का जो बयान है वो दर्शाता है कि ज़मीन पे ना दलित, ना किसान, ना महिलाएं, ना पहलवान, भारत का कोई नागरिक कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं खड़ा है। अगर किसी ने संविधान को तहस-नहस किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया था जब कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लागू करी थी। किसी ने अगर दलितों का अपमान किया था हरियाणा में तो जब हुड्डा जी की सरकार थी तब दलितों का अपमान हुआ था। मैं खड़गे जी को कहना चाहता हूँ कि जितनी वो एनर्जी विभाजनकारी राजनीति में लगाते हैं, राहुल गांधी की डिवाइड एंड रूल राजनीति में लगाते हैं, अगर वो पॉजिटिव राजनीति में लगाते तो कुछ जनता उनको सपोर्ट कर पाती। आज जनता के सामने दो मॉडल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का मॉडल और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का विभाजनकारी मॉडल। 17 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा। भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में होगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व समेत 50,000 से अधिक लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है। हरियाणा में जीत के ऐतिहासिक हैट्रिक के बाद 17 अक्टूबर को एक बार फिर भाजपा सरकार का गठन होगा। पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। कार्यक्रम में 50,000 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे लेकर सभी तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने की उम्मीद है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। सरकार गठन की तैयारियों के बीच दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे।
बाद में कुरुक्षेत्र में नैब सिंह सैनी ने विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। ये हरियाणा हमारा मजबूती से आगे बढ़ता रहे, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ और सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक तरफ हरियाणा विजय पर भाजपा का जश्न जारी है, तो वहीं कांग्रेस हार की हताशा से नहीं निकल पा रही है। पार्टी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहे हैं, साथ ही ईवीएम का राग भी रह रहकर अलापा जा रहा है। भाजपा ने इसको लेकर चुटकी ली है। ईवीएम इलेक्शन कमीशन बहाना है, राहुल बाबा को हार से बचाना है और ध्यान किसी भी तरीके से राहुल से हटाना है। ये जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की तो 11 चुनाव हारे, लोकसभा के चुनाव हारे, और अगर आप राहुल गांधी का करियर देखेंगे तो लगभग 70 से अधिक चुनाव हारे हैं वो। अपनी हार का ठीकरा किसी और के माथे पर डाल देना और सच का सामना न कर पाना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। बड़े वादों के साथ सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा सरकार के लिए अब पहली प्राथमिकता अपने संकल्पों को जमीन पर उतारना है। पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार भी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में भारतीय भू वैज्ञानिक जो है वहां पर उन्होंने सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान GSITI में रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी पहल घरों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सशक्त बना रही है। और कर्नाटक की कैबिनेट ने 2 दिन पहले 60 मामले वापस लेने का फैसला किया है, जिसमें 2022 में हुई हुबली हिंसा मामला भी शामिल है, जिसमें AIMIM नेता मोहम्मद आरिफ और 138 अन्य के खिलाफ मामले शामिल हैं, जिन पर भीड़ को उकसाने का, पुलिस पर हमला करने, दंगा करने के आरोप है। इनके खिलाफ मामला वापस लेने पर भाजपा कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए हमलावर है। के एक फैसले से सियासत गर्मा गई है। गुरुवार को एक बैठक के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक कैबिनेट ने 60 मामले वापस लेने का फैसला किया है, जिसमें 2022 हुबली हिंसा मामला और पूर्व भाजपा विधायक MP रेणुकाचार्य के खिलाफ कथित नफरत फैलाने वाला मामला भी शामिल है। इन मामलों में AIMIM नेता मोहम्मद आरिफ और 138 अन्य के खिलाफ मामले शामिल हैं, जिन पर भीड़ को उकसाने का, पुलिस पर हमला करने और पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ का आरोप था। कैबिनेट के इस फैसले के बाद भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता करके कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए प्रदेश की जनता को क्या संदेश दे रही है। By releasing these anti-national forces, he is expecting discussion, huge protest to erupt in the Karnataka. So which will divert the attention from his Moda case and the Valmiki case. That is the game plan of Mr. Siddaramaiah. वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस फैसले को कांग्रेस की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करार दिया है। Congress party here in Karnataka, it has reached the height of appeasement. They have withdrawn the case. It is height of appeasement, and they are supporting Islamic fundamentalist elements. I strongly condemn this. उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि सरकार के पास कुछ मामले वापस लेने की शक्तियां हैं। गृह मंत्री के नेतृत्व में एक कैबिनेट की उप समिति है, जिन्होंने अपने विवेक के अनुसार निर्णय लिया है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इस पूरे मामले में नजर डालें तो मामले की शुरुआत 16 अप्रैल 2022 को सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट से हुई। पुलिस आरोपी को थाने ले गई, परंतु नाराज अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 150 लोगों ने थाना घेर कर आरोपी को उन्हें सौंपने की मांग की, लेकिन पुलिस इस पर सहमत नहीं हुई। इसके बाद भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। पुलिस स्टेशन में मौजूद कई सरकारी और निजी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। गुस्साए दंगाइयों ने हिंदू मंदिरों और घरों पर पथराव किया। दंगे में 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद 4000 पेज की चार्जशीट तैयार की गई।
इस मामले में लगभग 1 साल पहले उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर 2022 के हुबली दंगा मामले को वापस लेने की मांग की थी। लेकिन अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए फैसले पर बेहद आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है और भाजपा आरोप लगा रही है कि वोट बैंक के लिए राज्य सरकार कानून व्यवस्था को दांव पर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परिवर्तन का वाहक बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। जॉनसन ने अपने नए संस्मरण में बड़ा खुलासा किया कि 1 दशक पहले जब वो लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने अलौकिक ऊर्जा को महसूस किया था। हाल ही में बोरिस जॉनसन का जीवन संस्मरण अनलीज्ड प्रकाशित हुआ है। अपनी पुस्तक में उन्होंने एक पूरा अध्याय भारत ब्रिटेन संबंधों को समर्पित किया है। उस अध्याय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर विदेश नीति के जानकार फरीद जकारिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन जंग भारत के लिए बड़ा मौका है। भारत को शांति दूत बनकर अपनी कूटनीतिक ताकत दिखानी चाहिए। जकारिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन युद्ध में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए जकारिया ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक वैश्विक राजनेता बनने का शानदार मौका है। उन्होंने माना कि भारत पारंपरिक रूप से विदेश नीति के मामलों में तटस्थ रहता है, लेकिन अगर भारत चाहे तो वो एक बहुत ही व्यवहारिक और रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। जकारिया के अनुसार ऐसा कदम न केवल वैश्विक कूटनीति के लिए फायदेमंद होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को भी ऊंचा उठाएगा। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभानी होगी, जो अक्सर मुश्किलों और आलोचनाओं से भरी होती है। अल्जीरिया में भी काफ़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को न भूलते हुए हर त्योहार मनाते हैं। ऐसे ही एक परिवार के बीच पहुंचे हमारे संवाददाता गिरीश निशाना, जहां लोगों ने विजयदशमी की पूजा बहुत ही उत्साह के साथ की। क्या कहना है इन लोगों का, आइए जानते हैं। भारत से करीब 7,500 किलोमीटर की दूरी पर अल्जीरिया में भी भारत की संस्कृति की झलक साफ देखी जा सकती है। जी हां, हम विजयदशमी पर एक परिवार के साथ हैं। यहां पर उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ इस दशहरे को मनाया। बात करते हैं सर, आज किस तरह का सेलिब्रेशन किया आपने? वेलकम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अल्जीरिया में आए हैं। हम लोग हर त्यौहार यहाँ पर पूर्ण उत्सव के साथ पूरे समाज के साथ मनाते हैं और ये काफ़ी सालों से यहाँ पर चल रहा है। मैं खुद यहाँ पर 2019 से हूँ। 2019 से हम हर पूजा हर अर्चना को यहाँ पर करते हैं। हम लोग मिस करते हैं इंडिया को, बट उससे ज़्यादा है कि जो भी फैमिलीज़ हैं हम लोग मिल के यहाँ पे पूजा अच्छे से करते हैं। पूजा और सारे फेस्टिवल्स, होली, दिवाली सब साथ में मनाते हैं। एकजुट होकर के जितना हो सके उतने परिवार साथ में मिलकर के फेस्टिवल मना सके और इंडिया जो हमसे बहुत दूर है लेकिन उसकी यादें हमारे साथ यहाँ जुड़ी रहे, इसका हम प्रयास करते हैं। इंडियन फेस्टिवल सब मनाते हैं साथ में, सारे अपने ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि हमारे बच्चे भी कल्चरल रूट से कनेक्टेड रहें, ताकि आगे इन फ्यूचर जब वो बड़े हो जाएं तो एटलीस्ट उन्हें पता हो कि इंडियन कल्चर क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इंडियन चाइल्ड, छोटे बच्चों के लिए, कि वो अपने रूट से कनेक्टेड रहे। जो कलरफुल कल्चर है इंडिया का वो यहाँ पे सेलिब्रेट करना, दैट मीन्स है कि इंडिया की यूनिटी को प्रेजेंट करना है। सो हमें बहुत पसंद है इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। बेशक अपने देश से काफ़ी दूर हैं, लेकिन जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की सभ्यता है, उसको ये लोग नहीं भूले हैं और यही भारतीयों की खासियत भी है। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, अल्जीरिया। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।